बनाएंगे तो कैसी बनी थी, क्या उसके ड्रॉबैक्स थे, कि आप जैसे ही उसे एक्वास में डिप हम लोग इसके अंदर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो आप मान के चलो कि मैं 4 से 5 लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर दूंगा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज हमारा है लेक्चर नंबर 1। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत कहां से हुई। देखो यार, कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो ना तो एक बार उसका बेस जानना बहुत जरूरी है कि उसकी जड़ें कहां पे, कहां से स्टार्टिंग हुई। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टार्टिंग कहां से हुई, फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो बनाई गई वो सही थी या गलत थी, या जब पहले बनाई गई तो कैसी बनी थी, क्या उसके ड्रॉबैक्स थे, ये सब चीजें। ठीक है, सो फिलहाल इसी के साथ हम लोग आज का अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 1। भाई देखो, अगर आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर किस बात पे बेस्ड है, किस चीज पे बेस्ड है, हमें ये चैप्टर पढ़ाया ही क्यों जा रहा है, हमारे सिलेबस में क्यों है, क्योंकि देखो यार, अगर आप 12th में हो या फिर आप कह दो ड्रॉपर के बच्चे हो तो ऑब्वियसली आपने पढ़ रखा है, आपको चीजें पता, आप ज्यादा क्यों क्या नहीं करते हो। लेकिन कोई बच्चा जो अभी एकदम से 11 से आया है, 11th उसने करा, 11th में क्या क्यों करा होगा, 12th में एंट्री हुई है, वो अगर ये चैप्टर पढ़ेगा तो कहेगा क्यों, है ना। तो बड़ी सीधी सी बात है कि अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये पता चला कि इस चैप्टर के अंदर केमिकल्स की स्टडी करी गई है। आज के टाइम पे हम जो केमिकल्स, पेट्रोलियम, कोयला वगैरह देखते हैं, तो यार ऐसा नहीं है कि आज ही आ गया एकदम से, कि आज ही हमारी धरती के नीचे एकदम से पेट्रोलियम आ गया या फिर कोयला आ गया, जितने भी केमिकल्स हैं सारे आ गए, ऐसा नहीं है। केमिकल्स तो पहले से भी थे, बट हमें यह नहीं पता था कि इन केमिकल्स के अंदर एनर्जी है और या फिर इन केमिकल्स को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, पहली बात तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बेस्ड किस पे, तो ये चैप्टर पूरा का पूरा बेस्ड है चेंज इन एनर्जी पे, चेंज इन एनर्जी पे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर किस पे बेस्ड है, चेंज इन एनर्जी पे। अब ध्यान रखना आप कि एनर्जी का जो चेंज होगा वो बेटा 2 टाइप से होगा। ठीक है ना, एनर्जी का चेंज कितने टाइप से होगा, 2 टाइप से। या तो एनर्जी का क्या होगा, या तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा और या फिर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब देखो, क्या ये दोनों वर्ड सेम है या डिफरेंट है? यार अगर सेम होते तो मैं इन्हें अलग अलग लिखता ही नहीं। ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टोटली दोनों अलग वर्ड हैं। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का मतलब आप ये समझ सकते हो कि ऐसा एनर्जी का चेंज जहां पे फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं बदलता। क्या नहीं चेंज होता बेटा? जहां पे फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का फॉर्म होगा वो चेंज नहीं होगा, है ना। मैं लिख देता हूं कि वो चेंज नहीं होगा, फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज नहीं होता है। ठीक है, और मैं अगर आपसे पूछूं कि आप ये पढ़ चुके हो क्या, तो आप कहोगे हाँ सर ये तो हम पढ़ चुके हैं, क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम यही तो पढ़ते हैं कि जहां पे एनर्जी का फॉर्म नहीं चेंज होता, सिस्टम से सराउंडिंग में एक ही फॉर्म में एनर्जी जाती है, जिस फॉर्म में सिस्टम में है उसी फॉर्म में वो सराउंडिंग में जाएगी। तो इसका मतलब फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज नहीं होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि आप ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहां पढ़ते हो, तो आप आंसर क्या दोगे कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़ के आए हैं, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ये वाला पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले, है ना। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का मतलब है जहां पे एनर्जी का फॉर्म चेंज नहीं होता है, और एनर्जी का फॉर्म कहां पे नहीं चेंज होता है, तो थर्मोडायनेमिक्स में नहीं होता है, और ये चैप्टर ऑलरेडी हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। पहली बात तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो हमारे घर में ये गैस चूल्हा है, ठीक है ना, ये बर्नर लगा हुआ है, मान लो ऐसे रखते हैं, और यहां से आपको पता है कि एक पाइप जा रहा है, ठीक है ना, जो कि एक सिलेंडर में लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल ऐसा लो। और ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में है क्या, तो इस सिलेंडर के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, एक केमिकल भरा हुआ है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो भी बोलते हो आप उसे, केमिकल भरा हुआ है। मुझे एक बात का आंसर दो, अगर मैं आपसे कहूं कि यार मुझे चाय पिलाओ, मैं आपके घर पे आया, मैंने कहा चाय पिलाओ बेटा मुझे, तो आपने क्या करा, आपने कहा ठीक है बैठो 2 मिनट अभी बना के लाते हैं। अब तुम गए और तुमने क्या करा, इस भगोने में जो भी चीजें डाली जाती हैं चाय के लिए, अपना क्या डालते हैं यार, अदरक हो गया, चीनी, चाय की पत्ती, पानी, लहसुन, जो भी डाला जाता है वो तुमने इसमें डाला, और डालने के बाद तुमने क्या करा, बर्नर ऑन कर दिया बट जलाया नहीं। मेरी बात सुन रहे हो, तुमने इसे स्विच तो ऑन कर दिया, मतलब यहां से क्या है, गैस तो निकलने लग गई, लेकिन आपने उसे बर्न नहीं करा। अगर आप उसे बर्न नहीं करोगे, जलाओगे नहीं, माचिस नहीं दिखा रहे हो ना लाइटर दिखा लो, तो क्या तुम्हारी चाय बन जाएगी? चाय तो नहीं बनेगी, रिस्क और बढ़ जाएगा। पूरे घर में क्या होगा, केमिकल वो जो है भर जाएगा, और धोखे से भी कहीं भी चिंगारी हल्के से बूम एकदम से, तो ऐसा नहीं कर सकते तुम। तो कहने का मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम कहोगे सर जब इसे हम ऑन करेंगे तो साथ में हम इसे लाइटर जला देंगे, लाइटर से होगा क्या कि जो केमिकल है वो बर्न होने लग जाएगा, और इसी तरीके से तुम क्या करोगे, केमिकल को तुमने
तुमने चेंज कर दिया हीट एनर्जी में, यानी कि एनर्जी के फॉर्म को तुमने बदल दिया। पहले हमारे पास क्या था, सिलेंडर के अंदर केमिकल था, हमने उस केमिकल एनर्जी को चेंज कर दिया किसके अंदर, हीट एनर्जी के अंदर। तो कहने का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एनर्जी का फॉर्म का चेंज हो जाना, दैट्स इट, है ना। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि यहां पे फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होता है ना, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो भी फॉर्म होगा बेटा वो चेंज हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी बात, यही हम लोग पढ़ते हैं कहां बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाता है, कोई टीचर आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, तो आप बताओगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम चेंज इन एनर्जी पढ़ते हैं। और एनर्जी का भी कौन सा चेंज पढ़ते हैं, ट्रांसफर नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। सो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब इस पूरे चैप्टर में दो टाइप का ही चेंज होगा, या तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना, और या फिर इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होगी किसमें, केमिकल में। तो पहला पॉइंट में क्या लिख रहा हूं, पहला पॉइंट तो यह होगा कि जो तुम्हारी केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, तो बेटा हमारे पास जो केमिकल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट होगी किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो या तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल में, और या फिर क्या होगा बेटा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, राइट, जो क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसका आप कन्वर्जन देखोगे किसके अंदर बेटा, केमिकल के अंदर, केमिकल एनर्जी में। तो ध्यान रखना दो ही टाइप की रिएक्शंस होंगी इस पूरे चैप्टर के अंदर, या फिर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी इलेक्ट्रिकल में, और या फिर हमारी इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट हो रही होगी केमिकल में। अब एक बात बताओ, ये काम आप हाथ पे रख के तो कर नहीं दोगे कि हमने केमिकल रखा और उसे कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिकल में। तो ऐसी डिवाइस, मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट। तो आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, आप क्या बताओगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एंड ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आई बात समझ में। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास दो टाइप की सेल होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना, और इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करना। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब मेरी बात सुनो, मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में क्या बोला था कि यार ऐसा थोड़े ना है कि आज ही हमारे अर्थ पे सारे केमिकल्स आ गए, केमिकल तो बहुत पहले थे, लेकिन सोच के देखो वो पहली चीज ऐसी क्या हुई होगी जो हमें पता चला होगा कि केमिकल्स में एनर्जी है और केमिकल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे केमिकल एनर्जी को हमने क्या करा, कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, हीट एनर्जी के अंदर। ये बात हमें कैसे पता चली होगी, तो ध्यान रखना बेटा, एक एक्सपेरिमेंट करा गया था, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था, आप ध्यान से देखो, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे और उन साइंटिस्ट के एक स्टूडेंट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था, बहुत ध्यान से देखो आप। एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि एक बीकर लिया गया था बेटा, ठीक है ना, इसे थोड़ा नीचे कर लूं मैं, यहां पे कर लेता हूं। सबसे पहले क्या करा गया था, एक बीकर लिया गया था, और इस बीकर के अंदर क्या करा गया बेटा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल किया गया। बहुत ध्यान से देखना, एक बीकर लिया और हमने क्या करा, इसके अंदर कॉपर सल्फेट CuSO4 का सॉल्यूशन जो है वो फिल कर दिया, ठीक है ना। मैंने क्या भर दिया यहां पे, कॉपर सल्फेट CuSO4। अब आपको मैं पहले एक बार बता दूं, दुनिया में जितने भी बेटा एसिड, बेस और सॉल्ट होते हैं, ये क्या है, CuSO4 सॉल्ट है। तो दुनिया में जितने भी एसिड, बेस और सॉल्ट होते हैं वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ध्यान रखना, वो आयंस की फॉर्म में रहते हैं। मतलब कैसे रहा होगा, Cu2+ एंड SO4 2-। ओवरऑल मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल ही है, एक पे 2+ है, एक पे 2- है, तो ओवरऑल तो कैसा है, न्यूट्रल ही है। लेकिन ये ऐसे ना रह के ऐसे रहेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने इसके अंदर एक जिंक मेटल की रॉड लगा दी। देखो बेटा, इन्होंने क्या करा, कॉपर सल्फेट का एक बीकर में सॉल्यूशन भरा और क्या करा, इसके अंदर जिंक मेटल की रॉड लगा दी, जिंक मेटल की रॉड लगा दी। और इन्होंने क्या करा, इस पूरे सिस्टम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, ठीक है ना। मैं क्या लिख रहा हूं, इस पूरे सिस्टम को थोड़ी देर का मतलब क्या हो गया, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। अब थोड़ी देर के बाद हुआ क्या, इन्हें कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। एक्सपेरिमेंट क्या था, बड़ा सिंपल था, एक बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और उसमें जिंक मेटल की रॉड, और उसे पूरे सिस्टम को थोड़ी देर के लिए उन्होंने छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद इन्हें क्या मिला, कुछ चीजें देखने को मिली। जैसे क्या क्या देखने को मिला, पहली बात अगर मैं बात करूं बीकर की, तो बीकर तो जैसा था वो एज इट इज रहा,
ठीक है ना। बीकर के अंदर जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इन्होंने भरा था, ये वाला ब्लू कलर का, वो बेटा फेड हो गया, है ना। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो कैसा हो गया, थोड़ा सा फेड हो गया, ब्लू कलर से थोड़ा सा वो फेड हो गया, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज ये, इन्होंने जो जिंक मेटल की रॉड लगाई थी बेटा वो थोड़ी सी गल गई, है ना, ऐसे लगा लो। इतनी नहीं गलेगी, ये तुम्हें बस समझाने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर इतनी गल जाती है, सोच के देखो हमारे घर में जो इन्वर्टर या कार में जो बैटरी यूज होती है, तो आज हमने बैटरी मतलब कार खरीदी, कल पता चले बैटरी खराब हो गई क्योंकि उसकी रॉड गल गई, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। बस समझाने के लिए बता रहा हूं कि जो जिंक रॉड लगाई है उसका वेट कुछ ना कुछ कम हुआ, तो ऐसे लिख दिया। अच्छा, और तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या देखा कि यहां पे एक बॉटम पे कहने क्या मिला, रेड कलर का पीपीटी देखने को मिला ना, ठीक है ना। क्या है ये, एक ये रेड पीपीटी है। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन करी है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या इन्हें मिला है, पहला ऑब्जर्वेशन इन्हें यह मिला है कि जो वेट था किसका, वेट ऑफ जिंक रॉड वॉज डिक्रीज। इन्होंने देखा कि जो जिंक रॉड का वेट था, वजन था, वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, पहली चीज। ओके, दूसरी बात क्या था, दूसरी बात इन्होंने देखा जो कलर था, COLOUR, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, COSO4, ठीक है बेटा। कॉपर सल्फेट का जो कलर था वो क्या हो गया, वो फेड हो गया। आप कह सकते हो कि उसमें टर्बिडिटी आ गई, राइट। जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था उसमें क्या आ गया, टर्बिड, धुंधलापन आ गया। और थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या देखा कि भैया एक रेड कलर का पीपीटी देखने को मिल रहा था, कहां पे, ऑन द बॉटम ऑफ द बीकर, बॉटम ऑफ बीकर। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि इस पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर था वो बेटा इंक्रीज करने लग गया, ठीक है ना। चलो, अब जब ऐसा हुआ तो इनके दिमाग में आया कि यार यहां पे कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हुई है, और वो रिएक्शन क्या हुई उसी को बस हमें ध्यान से देखना है, हो क्या रहा है, ऐसा क्या हुआ यहां पे कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो फेड हो गया, जो मेटल की रॉड लगाई गई थी वो गल गई, ऐसा क्या हुआ, तो समझो बहुत ध्यान से। पहले तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, पहला पॉइंट को पहले एक्सप्लेन करते हैं कि वेट ऑफ जिंक रॉड वाज डिक्रीज। जिंक रॉड का वेट डिक्रीज हुआ, क्यों हुआ होगा, तो मैं आपको बता दूं यार, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि दुनिया में जितने भी मेटल्स होते, तीन चीजें ना अपने पास, एक मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो दुनिया में जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। इनहेरेंट का मतलब होता है जो उनमें अपने आप से आती है, हमने नहीं बोला ऐसा कर लो, नेचुरल प्रॉपर्टी बेसिकली। तो मेटल की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि जब तुम उसे एक्वस में डिप करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन का एमिशन करने लग जाते हैं। क्या बोला मैंने कि जो मेटल्स होते हैं उनकी क्या है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि अगर उन्हें तुम एक्वस में डिप करोगे तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन करने लग जाएंगे। तो यहां पे हो क्या रहा था, यहां पे हो ये रहा था बेटा कि जिंक को जैसे ही एक्वस में डिप करा जा रहा था वो अपने दो इलेक्ट्रॉन को निकाल के कन्वर्ट हो जा रहा था किसके अंदर, Zn2+ के अंदर। मेरी बात समझ आई। अच्छा, और जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि कॉपर ऑलरेडी यहां पे किस फॉर्म में प्रेजेंट है, Cu2+ की फॉर्म में। तो कॉपर 2+ क्या कर रहा था, कॉपर 2+ इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जा रहा था कॉपर सॉलिड में। मैं तुम्हें बता दूं बेटा, कॉपर सॉलिड ही रेडिश ब्राउन कलर का होता है, यानी कि जो रेड पीपीटी है ये कुछ और नहीं है, क्या है, ये तुम्हारा कॉपर सॉलिड ही है। अच्छा, तो अब अगर बात करें इनकी नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, तो मेरी बात सुनो, अगर आप नेट सेल रिएक्शन देखोगे तो दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। जिंक क्या कर रहा है, कॉपर 2+ से रिएक्शन और अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है Zn2+ में, और कॉपर 2+ कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉपर सॉलिड में। यार मेरी बात समझ में आई। अगर हम देखें तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिंक और कॉपर के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। देखो जिंक क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, कॉपर क्या कर रहा है, उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन क्यों निकाल रहा है ना, मैंने ये तो बता दिया कि मेटल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि जब आप उसे एक्वस में डिप करोगे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को वो निकालेगा। दो ही क्यों निकाल रहा है बेटा, यार एक बार बताओ, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। हम क्या लिखते हैं, 2,8,1। तो सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल सकता है, ऐसे जिंक का ऑक्टेट कितने से कंप्लीट हो रहा होगा, 2 से, इसलिए 2 निकाल रहा है। अच्छा, अब हमें यह समझ में आ गया कि पूरे एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा है कि जिंक जो है वो क्या कर रहा है, अगर मान लो मैं ऐसे जोड़ दें इस वाले सॉल्यूशन को कि यहां पे और इसे ऐसे, ऑब्वियसली ये होगा नहीं बट मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैंने क्या करा कि अगर हम इन वाले सॉल्यूशन को ऐसे जोड़ दें, इधर जोड़ते हैं, देखो ये वाला लिया और ये वाला लिया, ठीक है ना, और मैंने क्या करा, इनके बीच में ऐसे करके बल्ब लगा दिया, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यार हो क्या रहा है कि जो जिंक है वो क्या कर रहा है, वो दो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, और कॉपर क्या कर रहा है, उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिंक और कॉपर के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को क्या कहते हैं, या कहते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या कहते हैं। देखो यार, करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है Q/T। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मूव करता है क्या, पॉजिटिव चार्ज तो बेटा न्यूक्लियस के अंदर है, वो तो मूव ही नहीं करता है। अब इसे ठीक करो, क्या बोलोगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, नहीं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट।
है ना। अब हमें वो समझाने लगता है ना कि सर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर होती है, करंट की डायरेक्शन इधर, वो सब फालतू बातें नहीं। मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो करंट है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही तो करंट कहा जा रहा है। इसका मतलब अगर यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसके पास आ रहा है, इनके बीच आपने बल्ब लगा लिया मान लो, है ना। मैं कह रहा हूं कि आप एक काम करो, इसके बीच में क्या लगा लो, बल्ब लगा लो। सही से लगाते हैं। मैंने क्या करा, इनके बीच में इसे कंप्लीट करो और यहां पे आप बल्ब लगा दो। ठीक है, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। देखो बेटा, ऐसे तो नहीं लगाया जाएगा, जैसे भी लगाया जाता हो यार, मतलब अभी हम सही से कर लेंगे, बट अभी के लिए मान लो ये बल्ब का सिंबल है, क्लास 10 पढ़ रखा तुम लोगों ने। अगर बल्ब लगा दे तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही हो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही तो क्या होगा, बल्ब बेटा जल जाएगा कि नहीं, जल्दी बता दो, जलेगा कि नहीं, जलेगा। तो कहने का मतलब है हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमने तो एक केमिकल को सेट करा था, हमने एक बीकर में केमिकल भर के उसमें जिंक की रॉड लगा दी थी। केमिकल कौन सा था, कॉपर सल्फेट। और हुआ क्या कि केमिकल एनर्जी अपने आप ही कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वो पहला एक्सपेरिमेंट था जहां से हमें यह पता चला था कि जो केमिकल एनर्जी है उसे कन्वर्ट किया जा सकता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। आई होप तुम लोगों की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो हमने करा क्या, एक्सपेरिमेंट किया, चीजें समझी, और जब इन लोगों को जाके ये बात समझ में आ गई कि हाँ भाई हम लोग केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, तब हमने क्या करा, तब हम लोगों ने, इन लोगों ने, नॉट हम लोगों ने, इन लोगों ने क्या करा, जो साइंटिस्ट थे एक्चुअल में, उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को सही तरीके से करा। बट अब वो सही तरीका भी सही है कि नहीं है, या सही होगा कि नहीं होगा, वो हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी से, चलें आगे। चलो बेटा, अब हुआ क्या, देखो यार ऐसे तो तुम जोड़ नहीं सकते कि इसी मेटल में, इसी बीकर में मेटल लगा, इसी में सॉल्ट भरा, इसे जोड़ दो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस बार इन्होंने दो बीकर लिए, ठीक है ना। बीकर नंबर ए, ये मान लेते हैं बीकर हमारे पास कौन सा हो गया, ए वाला, सही से बना लेते हैं इसे। एक हो गया बीकर ये वाला, और एक बीकर इन्होंने लिया समथिंग लाइक दिस। अब इन्होंने क्या करा, इस वाले बीकर में जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इन्होंने क्या करा, जिंक मेटल की रॉड लगाई। तो ध्यान रखना तुम्हें क्या पड़ेगा कि अब इन्होंने ये किया है कि जिस मेटल की रॉड लगाई उसी का सॉल्ट भर दिया। सो अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पे इन्होंने जिंक मेटल की रॉड लगाई तो क्या करा, यहां पे सॉल्ट भी जिंक का ही भर दिया, यानी कि कॉपर सल्फेट ना भर के CuSO4 ही भर दिया, क्योंकि उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ नहीं रहा था बेटा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन फिर भी निकल ही रहे थे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा कि यहाँ पे इन्होंने क्या करा, अगर इन्होंने यहाँ पे जिंक की रॉड ली है, जिंक मेटल की, तो यहाँ पे सॉल्ट भी किसका भर दिया, जिंक का। बहुत ध्यान से देखते जाओ, ठीक है ना। ये क्या भर दिया इन्होंने, ये भरा इन्होंने ZnSO4। सिमिलरली इन्होंने जहां पे कॉपर की रॉड ली वहां पे क्या भर दिया, वहां पे इन्होंने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भर दिया, ठीक है। यहां पे इन्होंने क्या भरा, यहां पे इन्होंने कॉपर सल्फेट भर दिया, और क्योंकि रॉड किसकी है, कॉपर की है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जहां पे इन्होंने जिंक मेटल की रॉड ली वहां पे जिंक सल्फेट भरा, जहां पे कॉपर की रॉड ली वहां पे कॉपर सल्फेट भर लिया। अब करना क्या अपने को, इसे किसी भी इलेक्ट्रिकल मीडियम से आप जोड़ दो। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा कि यहां पे ऐसे लगा लो, बल्ब लगा लिया हमने और इसे ऐसे छोड़ दिया। अब होगा क्या कि आपको पता है, अब होगा ये, क्योंकि दोनों तरफ मेटल्स हैं तो मेटल्स की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि आप जैसे उसे एक्वस में डिप करोगे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो जिंक को जब डिप करा जा रहा था, जिंक क्या कर रहा था, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चालू कर दिया। जिंक ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और कन्वर्ट हो गया किसमें, Zn2+ में। और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर से इधर मूव करेंगे। ऐसे क्या हुआ, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर जिंक कन्वर्ट हो गया किसमें, Zn2+ में। फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और कन्वर्ट हो गया Zn2+ में। ऐसे जिंक क्या करता रहा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालता रहा और कन्वर्ट होता रहा 2+ इलेक्ट्रॉन Zn2+ में, इलेक्ट्रॉन निकलते रहे। ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेंगे, इनके बीच में बल्ब लगाओगे तो क्या होगा, ये बल्ब जल जाएगा बेटा। और ऐसा है कि जब भी बेटा कोई एक्सपेरिमेंट करा जाता ना, कोई डिस्कवरी की जाती, मैंने बोला पेन मैंने डिस्कवर कर लिया, तो ऐसे नहीं मान लिया जाएगा कि मैंने बोल दिया और लोग मान लें सामने वाले, ऐसा नहीं होता। तो जब इन लोगों ने ये डिस्कवरी करी होगी, तो जहां भी साइंटिस्ट की टीम रही होगी, यूनेस्को मान लो, जो भी एक्सपायर जहां भी होता होगा, तो इन लोगों ने पूरी साइंटिस्ट की टीम के सामने ये एक्सपेरिमेंट किया। सुनना बहुत ध्यान से। अब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक्सपेरिमेंट में इन्होंने केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके दिखा दिया किसके अंदर बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। और उस टाइम के लिए ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी भाई। ऐसा थोड़ा ना है कि आज के टाइम पे हम लोग बोलते हैं कि पंखा, एसी सब डिस्कवर हो चुका है, बट उसका भी अपडेटेड वर्जन तो आ ही रहा है। बट हमारे लिए अब कॉमन है, अगर हम मान लो मार्केट में जाओ कोई एकदम नई डिजाइन का पंखा देख लें, फिर भी हमें ये होगा कि हाँ यार पंखा ही तो है, हम बहुत ज्यादा शॉक नहीं होंगे। बट उस टाइम के लिए इतनी डिस्कवरी भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी कि केमिकल एनर्जी को यूज करके हमने क्या करा, उसे कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अपने आप में क्या था, बहुत बड़ी चीज थी। तो जैसे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, इनके लिए बहुत ही ज्यादा ताली वगैरह बजने लग जाएंगे कि अरे भैया बहुत ही बड़ा डिस्कवरी हुआ है। और ये जो बल्ब जला स्पेशली तब, लेकिन उसी तालियों की गुड़गड़ाहट के बीच में हुआ क्या बेटा कि ये जो बल्ब जला था ना, ये बुझ गया।
ठीक है ना, बहुत ध्यान सुनना, ये जो बल्ब जलाया था ये क्या हुआ, बुझ गया। अब आपको करना क्या है, आपको बस इतना पता करना है कि आपके सामने बीकर बना हुआ है, आप देखो इसे और बताओ कि ये बल्ब क्यों बुझा होगा, और तुम्हारे सामने इसका आंसर लिखा हुआ है। एक बार वीडियो को पॉज करो, देखो कि बल्ब क्यों बुझा होगा, ठीक है ना। अब अगर तुमने देख लिया है तो सुनो मेरी बात, ऐसा हुआ कि पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे थे। पहली बात तो एक चीज सुनो, तुम लोगों को शायद ये बात अटपटी लग रही हो कि वाई जिंक, मैंने बोला जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है इनहेरेंट प्रॉपर्टी या उनकी नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कि आप जब एक्वस में डिप करोगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो बेटा जिंक ही क्यों निकाल रहा, कॉपर भी तो निकाल सकता था, हाँ या ना, ऐसा आ रहा है माइंड में, कॉपर भी तो मेटल ही है, तो वो भी तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्यों नहीं जा रहा है, इधर से इधर ही क्यों जा रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट क्यों जा रहा है, राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हैं। तो एक चीज समझो, जैसे मान लो हमारे पास एक ये बॉक्स है, इस बॉक्स पे कोई इंसान इधर फोर्स लगा रहा है, मान लो 50 न्यूटन का, एग्जांपल के तौर पे आप मान लो, ठीक है ना, और इधर से कोई पर्सन है जो इस पे फोर्स लगा रहा है 48 न्यूटन का। तो भैया देखो, इधर से फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, उधर से भी कितना लग रहा है, बराबर, मतलब बहुत ज्यादा तो कम नहीं है, बट हाँ 48 न्यूटन है। अच्छा, बट अगर तुम ध्यान से देखो फिर भी इधर जो फोर्स है 2 न्यूटन का ज्यादा है कि नहीं है, 2 न्यूटन का फोर्स उधर वाली डायरेक्शन में ज्यादा लग रहा है, इधर से हम धक्का दे रहे हैं तो 2 न्यूटन का फोर्स क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट ऑल्दो इधर से लग 50 रहा, उधर से 48, तो 48 से 48 कैंसिल, फिर भी 2 न्यूटन के फोर्स से ये ऑब्जेक्ट किधर डिस्प्लेस करेगा, इधर ही तो करेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सिमिलरली आप ऐसे समझ सकते हो कि यार देखो, कॉपर भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जिंक भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा, लेकिन जिंक की रिएक्टिविटी जो है इलेक्ट्रॉन को निकालने की वो थोड़ी ज्यादा है। तो वही है कि एक बार इधर से इधर फ्लो हो जाएगा तो रिएक्शन ऐसे ही चलेगी, बस इतना सा आप समझ सकते हो। अच्छा, बल्ब क्यों बुझा, तो देखो यार, आपसे मैंने कहा था वीडियो रोको और पता करो बल्ब बुझा क्यों होगा। तो हुआ ऐसा कि थोड़ी देर के बाद यहां पे आप देख रहे हो ना, ये Zn2+ की जो कंसंट्रेशन है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई। यहां पे Zn2 पॉजिटिव क्या हुआ, बहुत ज्यादा आ गया। तो पॉजिटिव वाले ने क्या करा, निगेटिव वाले को पकड़ के अपनी तरफ खींचने लग गया, क्योंकि आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जब यहां पे बहुत ज्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज की जब डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो इसने क्या करा, इस निगेटिव चार्ज को यानी कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचा। तो जो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पहले इधर से इधर मूव कर रहे थे, अब मूव ही नहीं कर पाएंगे, और जब मूव नहीं कर पाएंगे तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो जब ऐसा हुआ तो इन लोगों की बेटा हंसी भी बन गई, मतलब लोग हंसने भी लगे, क्योंकि आप अच्छा कितना भी करो, है ना, आपकी एक गलती जो है उस पर ध्यान दिया जाएगा। आप अच्छा, अगर आपने 100 काम अच्छे करे और गलत एक काम करा, तो हो सकता है आपको लोगों को 100 के आपके याद भी ना रहे कि 100 काम इसने अच्छे भी करें, बट आपने जो एक गलत करा होगा वही कहते हैं सेंटर बन जाएगा कि यार ये देखो गलत कर दिया इसने। तो वही यहां पे हुआ, इन्होंने इतने बड़ी डिस्कवरी करी, उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि ये बल्ब बुझ गया तो इन लोगों की हंसी भी बनी। और अब तुम्हें शायद पता होगा किसका ये बीमारी का इलाज क्या है, सॉल्ट ब्रिज चिल्ला रहे होगे मन में, सॉल्ट ब्रिज। लेकिन यार तुम्हें पता है कि जब इन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट करा तो इन्हें सॉल्ट ब्रिज को डिस्कवर करने में बहुत टाइम लग गया, है ना। ऐसे नहीं कि आज ये गलती हुई तुरंत इन्होंने कल ठीक कर लिया, इन्हें काफी टाइम लग गया सॉल्ट ब्रिज को डिस्कवर करने में। अब देखो, फिलहाल हम ये समझते हैं, हम तो बेसिक्स ले रहे हैं कि हमें मालूम है नहीं पता क्या हुआ, तो हमें इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे क्योंकि Zn2+ आ गए हैं बहुत ज्यादा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, निगेटिव चार्ज को पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम कैसे भी करके इन पॉजिटिव चार्ज को यहां से हटा दें तो वापस से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा और वापस से क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। तो इसी के लिए क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ बेटा किसका, सॉल्ट ब्रिज का। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या है, तो सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू शेप्ड की ट्यूब है, ठीक है। क्या है बेटा, ये एक इन्वर्टेड यू शेप्ड की ट्यूब है, और ये क्या नाम है इसका, इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। और इसके अंदर भरा क्या होता है, क्यों, क्या इसे क्या करते, क्या इसका, तो ध्यान रखना, सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम लोग क्या भरते हैं, हम लोग इसके अंदर पेस्ट भरते हैं। पेस्ट किसका पेस्ट भरते हैं, ऑफ पॉलीसैकेराइड, पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, सैकेराइड्स। जैसे क्या, पॉलीसैकेराइड में क्या, लाइक अगर 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 अगर, ठीक है। प्लस प्लस इसमें हम लोग क्या भरते हैं बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स भी फिल करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा मेरी बात सुनो, इनर्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है ना, इनर्ट वर्ड का मतलब होता है जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करता है, नॉन रिएक्टिव जो होता है। जैसे तुम्हारे इनर्ट मेटल क्या होते हैं, कौन से ऐसे मेटल हैं जो इनर्ट हैं, तो आपने पढ़ रखा होगा कि प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये कैसे मेटल है, इनर्ट, एंड दैट्स व्हाई दे आर सो कॉस्टली। भैया ये मेटल इतने ज्यादा कॉस्टली क्यों, क्योंकि इनर्ट है। मेरी मान लो दादी की दादी ने उन्हें एक सोने की चेन दी और मेरी दादी ने मुझे एक सोने की चेन दी, जो कि देंगी नहीं बट मान लेते हैं, तो क्या वो चेन जब तक मान लो मेरे पास 100 साल के बाद वो चेन आई तो क्या वो खराब हो जाएगी। देखो बेटा, गोल्ड एक तुम्हारा इनर्ट मेटल है, गोल्ड खराब नहीं होगा, गंदा हो सकता है,
उसके लिए आप उसे सॉफ्ट एसिड या सॉफ्ट बेस से जब क्या करोगे, साफ करोगे तो क्लीन हो जाएगा। बट अगर आप सोच रहे हो कि गोल्ड की चेन मेरे पास आते आते खराब हो जाएगी, उसमें कोरिजन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम मान लो मेरी दादी की दादी ने उन्हें लोहे की चेन दी, जंजीर जो भैंस को पहनाते हैं, और मेरी दादी ने मुझे दी, जो कि दे भी सकती है ऑब्वियसली, तो मुझे दे दी, तो क्या वो 100 साल तक मेरे पास चल जाएगी? नहीं चलेगी बेटा। लोहे में तो क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी। तो ध्यान रखना, इनर्ट मेटल क्या होते हैं? प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर। ऐसे इनर्ट गैसेस तुमने पढ़ रखा होगा। कौन सी गैसेस इनर्ट गैसेस होती हैं? तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सर ग्रुप नंबर 18 की जितनी होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, है ना। तो इन गैसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इनर्ट गैसेस नहीं बोलते हैं। देखो इनर्ट गैसेस बस इतनी होती हैं, स्टार्टिंग की 3 गैसेस को ही सिर्फ इनर्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के आज तक नेचर में कोई भी कंपाउंड नहीं पाया गया, क्योंकि नॉन रिएक्टिव का मतलब इन्होंने रिएक्शन करी नहीं किसी से। जब नहीं करी गई तो नेचर में हीलियम का, नियॉन का और आर्गन का कोई भी कंपाउंड नहीं प्रेजेंट है। जबकि तुम्हें पता है क्रिप्टॉन और जिनॉन, जिनॉन का तो तुमने पढ़ा Xgf6 XgO2f2 केमिकल बॉन्डिंग में क्लास 11th, है ना, पढ़ा है। तो भैया इनके कंपाउंड हैं। तो ध्यान रखना, इनर्ट सिर्फ 3 है, लेकिन अगर कहा जाए इन सबको कहते हैं क्या होते हैं? नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस आर दोज जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। बट इनर्ट कौन सी है? सिर्फ स्टार्टिंग की 3 गैसेस, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अब हम लोग फिलहाल यहां से आगे चल चुके हैं। इनर्ट वर्ड का मतलब समझ में आ गया। तो कह रहे हैं कि क्या भरा जाएगा इसके अंदर? तो कह रहे हैं इसके अंदर भरा जाएगा तुम्हारे पास पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड लाइक अगर जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कौन कौन सा? जैसे तुम्हारे पास हो गया KNO3, KCN हो गया तुम्हारे पास, ठीक है, NH4NO3 ले लो, अमोनियम नाइट्रेट, ये सब जो है तुम्हारे इसमें भरे जाते हैं, ठीक है। अच्छा अब इनका काम क्या है, ये क्यों भरे जा रहे हैं? तो हमें ये समझ में आया था कि यहाँ पे जो Zn2+ क्रिएट हुआ, हमें इसे खत्म करना। कैसे खत्म होगा? इसे हाथ डाल के निकाल लोगे क्या? ऐसे तो कर नहीं सकते। तो यहाँ पे जो Zn2+ है, अगर हम इसे निगेटिव चार्ज दे दें, 2+ को 2 निगेटिव फेंक के मार दो, काम खत्म, न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं? तो अगर यहाँ पे Zn2+ है तो इसे हम 2 निगेटिव दे देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसे इस वाले को 2 निगेटिव दे देंगे, इस वाले को दे देंगे, इस वाले। तो कहने का मतलब है हम सॉल्ट ब्रिज में क्या भरेंगे? सॉल्ट। मान लो हमने क्या करा, हमने इसके अंदर KCN भर लिया। अब तुम्हें पता है K पे पॉजिटिव और CN पे माइनस। तो मान लो हमने क्या करा, एक Zn2+ को 2 CN निगेटिव देकर न्यूट्रल कर दिया। तो जैसे ही तुम Zn2+ को यहाँ पे देखो, Zn2+ को तुमने क्या करा, 2 CN निगेटिव दिया, ZnCl2 बन के निगेटिव मतलब न्यूट्रल हो गया, हटा दो इसे। तो हुआ क्या कि यहाँ से एक Zn2+ खत्म हो गया। देखो ये गया, ठीक है। दूसरे Zn2+ को क्या करा तुमने, 2 और CN निगेटिव दे दी, इसे भी न्यूट्रल कर दिया। ऐसे इस वाले को न्यूट्रल कर दिया, ठीक है ना बेटा। ऐसे इस वाले को तुमने क्या करा, न्यूट्रल कर दिया, इसे भी न्यूट्रल कर दिया। अब अगर ध्यान से देखो बचा क्या, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, Zn2+ बचा क्या? नहीं बचा। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वापस से इधर से इधर फ्लो करने लगेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे बेटा, ये बल्ब जो है तुम्हारा फिर से जगमगा उठेगा, एकदम से बत्ती आ गई, है ना। फिर से क्या होगा, फिर से बल्ब आपका जलने लग जाएगा। बट एक समस्या अभी भी आ रही है। क्या समस्या आ रही है? देखो यार, मैंने क्या बोला था, कॉपर सल्फेट ऐसे थोड़ा ना रहेगा। कॉपर सल्फेट कैसे रहेगा? कॉपर सल्फेट रहेगा यहाँ पे Cu2+ की फॉर्म में और SO4 2- की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे Zn2+ आया था, यहाँ पे SO4 2- भी तो होगा बेटा, है ना। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इधर आ भी गए तो निगेटिव और निगेटिव, SO4 निगेटिव और निगेटिव, इनमें रिपल्शन नहीं हो जाएगा, तब भी रिएक्शन नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने इधर Zn2+ की कंसंट्रेशन खत्म करी, ऐसे ही आपको यहाँ पे SO4 के जितने माइनस होंगे, SO4 के जितने भी आयन होंगे, उन्हें भी न्यूट्रल करना पड़ेगा। कैसे करोगे? अरे भैया KCN में CN ही तो निगेटिव था, K तो पॉजिटिव है ना, तो K पॉजिटिव को इधर दे दो, K2SO4 बन जाएगा। K पॉजिटिव को किधर दे दो, इधर वाले को, तो क्या बनेगा, K2SO4, वो भी न्यूट्रल। तो एक चीज ध्यान रखना कि आपको जिंक 2+ जैसे आपने रिमूव करा, वैसे आपको इधर SO4 को भी हटाना पड़ेगा, तभी आपकी रिएक्शन कंप्लीट मानी जाएगी। और इसीलिए बोला जाता है कि जो आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, इनका कंडीशन या कहते हो इनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? तो इनका बिहेवियर होना चाहिए कि जो ये कलर नहीं लूंगा मैं, इनका बिहेवियर होना चाहिए कि जैसे आपकी जो आयनिक मोबिलिटी है ना, आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन, जो कैटायन की आयनिक मोबिलिटी है वो बराबर होनी चाहिए किसके? आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन। अब बेटा इसका मतलब क्या होता है यार? देखो मोबिलिटी का मतलब होता है वेलोसिटी। जो कैटायन की वेलोसिटी होनी चाहिए वही एनायन की वेलोसिटी होनी चाहिए। कहां? सॉल्ट ब्रिज में, ठीक है ना। मोबिलिटी से सही कर दूं मैं, मोबिलिटी,
ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी बेटा, क्या कि जो आयनिक मोबिलिटी कैटायन की होनी चाहिए वही एनायन की, ऐसा नहीं कि तुमने Zn2+ वाले तो यहां पे न्यूट्रल कर दी, उधर SO4 है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर से चला भी जाएगा तब भी वो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा, तो रिएक्शन फिर नहीं हो पाएगी, बल्ब फिर बुझ जाएगा। तो कहने का मतलब जितनी स्पीड से Cn नेगेटिव इधर आएगा उतनी ही स्पीड से K पॉजिटिव को इधर भी जाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यही हमारी सेल है पहली, और जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आपने बातों बातों में क्या पढ़ लिया, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ ली, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, हमें कैसे पता चला, क्योंकि केमिकल एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये किसका एग्जांपल है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर बहुत सारी सेल होती है, गैल्वेनिक सेल होता है, डैनियल सेल होता है ना, ये सब। तो आप लिख सकते हो कि गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। और यही बेटा वो पहली डिवाइस थी जिससे हम लोगों ने क्या करा था, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये पूरा रहा आपके पास एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। ध्यान रखना सॉल्ट ब्रिज की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ गई थी, तो हमें उस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करना था। रिमूव करने के लिए हमने क्या करा, K पॉजिटिव से नेगेटिव उठाया, नेगेटिव वाले को इधर भेज दिया, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे SO4 2- भी बढ़ रहा था, तो हमें नेगेटिव वाले को भी पॉजिटिव देके न्यूट्रल करना पड़ा, तो फिर ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। अब मैंने बोला इनर्ट सॉल्ट ब्रिज में क्या क्या भरते हैं, पेस्ट भरते हैं किसका, पॉलीसैकेराइड का, जेली लाइक का स्ट्रक्चर भरते हैं, और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स भरते हैं। कौन कौन से भरते हैं, ये भरते हैं, कौन सा नहीं भरते हैं, तो ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि KCl हम लोग क्यों नहीं भरते, तो ध्यान रखना जो KCl है, KCl इज नॉट यूज्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स in case of Ag, Hg, Pb and TL। इन मेटल के केस में KCl को हम लोग, KCl वैसे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन KCl को हम लोग सॉल्ट ब्रिज में इन मेटल के केस में नहीं भरते। क्यों नहीं भरते, सोच के बताओ। क्योंकि यहाँ पे K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का जो आयनिक मोबिलिटी है वो इक्वल नहीं होता। पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, तो ध्यान रखना K पॉजिटिव Cl नेगेटिव की जब वेलोसिटी बराबर नहीं, मान लो K पॉजिटिव हमने भेज दिया, Cl नेगेटिव धीमे धीमे जा रहा है, तो उधर अगर इधर वाले को न्यूट्रल कर भी दिया और इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन हो जाएगा, तो वही वाली बात है। तो ध्यान रखना, इसलिए KCl को हम लोग एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं करते हैं। बाकी आपके सामने सबको लिखा हुआ है कि हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, कौन से करेंगे, ये वाले करेंगे। इनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इनका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि जो आयनिक मोबिलिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ कैटायन और एनायन वो बराबर होनी चाहिए। जितनी स्पीड से पॉजिटिव वाला जा रहा है उतनी स्पीड से नेगेटिव वाले को जाना चाह रहा है, समझ रहे हो। अच्छा, फिलहाल के लिए ये आपकी कौन सी सेल है, यही हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से जानी जाती है, और यही वो पहला सेल है जिससे हमने क्या करा था, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करा था इलेक्ट्रिकल के अंदर। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं, ठीक है ना, और इसे अच्छे से नोट कर लेना। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, कल या जो भी नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा उसमें आप क्या करोगे, इसका जो सॉल्ट ब्रिज है उसके यूजेस देखेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, देन उसके बाद आगे का जो भी पार्ट्स है न्यूमेरिकल वाला, E0R वगैरह, रिडक्शन पोटेंशियल, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, बाय।